रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रक हाईवे पूरा सुनसान था। चारों ओर ठंड से हाड़ कपा देने वाली ठंड चल रही थी। हाईवे के चारों ओर घना जंगल था। उसी हाईवे पर एक मर्सिडीज दौड़ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे, राहुल, निधि और उनकी 10 साल की बेटी तानिया। राहुल अपने दोस्त सैफ के घर ईद की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था और पार्टी करके घर लौट रहा था। निधि ने मुस्कुराकर ड्राइव करते हुए राहुल से कहा, कुछ भी कहो राहुल, आज तो ईद की पार्टी में मजा आ गया। हाँ, मेरा दोस्त बहुत ही बिंदास और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा उसके घर पर शहर की एक से एक बड़ी हस्ती थी, मगर फिर भी वो उन सबको इग्नोर करके हमें इम्पोर्टेंस दे रहा था। हाँ, देगा क्यों नहीं, आखिर मेरा दोस्त जो है। सच में राहुल, अमेरिका से इंडिया लौटकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा दोस्त सचिन अभी तक नहीं आया अमेरिका से? निधि की बात सुनकर राहुल चौंक कर बोला, ओह शिट यार, उसका फोन आया था कि वो इंडिया आ रहा है। उसने बोला था कि मुझे एयरपोर्ट पर पिक कर ले। निधि बहुत नाराज होगा वो। कोई बात नहीं, उससे बोल देना कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा, और फिर तुम्हें सैफ की इनवाइट की हुई ईद पार्टी में भी तो शामिल होना था। निधि ने इतना बोला ही था कि उसकी बेटी तानिया ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है माँ, और प्यास भी। तानिया की बात पर निधि ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, पार्टी में तो इतना खाया था तुमने, फिर भी भूख लगी है। निधि की बात पर तानिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। कितनी बार बोला है मुझे मम्मी मत बोला करो। पानी अभी नहीं है, आगे जाकर कोई शॉप पड़ेगी तो बोतल खरीद के दे दूंगी। निधि की बात पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बच्ची है निधि, इतना नाराज होना सही नहीं है। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक एक काली परछाई राहुल की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। ब्रेक अचानक लगने से पलटते पलटते बाल बाल बची थी। राहुल के चेहरे पर भयानक ठंडी में भी पसीने की बूंद टपकने लगी। वो दोनों कार से बाहर निकल आए। निधि ने डरते हुए कहा, आखिर कौन था ये? ऐसा लगा जैसे कि कोई भयानक काली परछाई मेरे कार के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वो दोनों काली रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे। तभी निधि को एक घने पेड़ के पास 2 चमकीली हुई आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल भेड़ियों की तरह लग रही थी। निधि ने चीखते हुए राहुल से कहा, राहुल देखो कौन है वो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उस तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब सा चेहरा वाला भयानक सा आदमी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके दांत भेड़िए की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। हाथों की जगह नुकीले पंजे थे। राहुल को देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा, मगर जैसे ही राहुल की नजर उसके कपड़ों पर गई, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, भाईजान, भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक उस अजीब से दिखने वाले भयानक आदमी ने अपने पंजों से राहुल की गर्दन कसकर पकड़ ली और एक ही सेकंड में उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी। राहुल के धड़ से लाल रंग का खून का फुहारा फूट पड़ा। इस भयानक मंजर को देखकर निधि के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। निधि इससे पहले भागती कि अचानक उस भयानक दिखने वाले आदमी ने निधि को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजे उसके पेट में गड़ा दिए और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। निधि की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक हवा का एक बवंडर उठा और वो भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति देखते ही देखते बवंडर के साथ गायब हो गया। तानिया ने डरते डरते निधि के मोबाइल से पुलिस और सैफ को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस ने राहुल के दोनों दोस्त सैफ और सचिन को वहीं बुला लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दोनों से कहा, मैंने ऐसी हत्याएं अपने करियर में कभी पहले नहीं देखी। ये काम तो ना किसी जानवर का लगता है, ना ही किसी इंसान का। सचिन कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता। जिस किसी ने भी इन दोनों को मारा है उससे एक बात तो साबित होती है कि वो इन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करता था। अब सारी सच्चाई तो ये बच्ची ही बता सकती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन तानिया के पास चला गया, जो बेहद डरी हुई थी।
तानिया ने आंखों देखी सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन को बता दी। तानिया की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन कंफ्यूज चेहरा लेकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। सचिन इंस्पेक्टर के पास आ गया और सैफ भी डरता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? तानिया ने क्या बताया? उसने जो बताया वो काबिले यकीन नहीं है। उसकी बात पर किसी भी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ तो बताया इंस्पेक्टर। हाँ, उस बच्ची के मुताबिक एक भूत ने निधि और राहुल को बड़ी बेदर्दी से मारा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। क्या मतलब है इस बात का? बच्ची बेहद डरी हुई है। हम आगे की तफ्तीश जारी रखेंगे। निधि और राहुल तो चले गए, अब तानिया को मैं रख लूंगा। नहीं, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। तानिया अब मेरे साथ रहेगी। देखिए, बच्ची के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और आप दोनों भी शादीशुदा है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों बच्ची की सही से देखभाल कर सकते हैं। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को फोन कर दिया है, वो भी IPS ऑफिसर है। ये बच्ची आज से मेरे साथ रहेगी। उसका मासूम चेहरा मेरे दिल में उतर गया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। पूछताछ के लिए मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम दोनों आ जाना। इंस्पेक्टर ने ये बात बोली ही थी कि अचानक वहां पर मौसम बदल गया। चारों ओर काली घटाएं छा गई और एक भयानक बवंडर उठा और देखते ही देखते सब पुलिस वालों के सामने वो भयानक चेहरे वाला आकार सबके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते उसने अपने भयानक पंजे सैफ की आंखों में डालकर उसकी आंखें निकाल ली। सैफ ने चीखते हुए वहीं दम तोड़ दिया। उस भयानक आदमी को देखकर सचिन उसके पैरों पर गिर गया। तुम तो भाईजान से कपड़े पहने हो। मैं समझ गया, तुम भाईजान हो। मुझे माफ कर दो भाईजान, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया था। वो भयानक चेहरे वाला गुर्राते हुए बोला, बता इन सबको कि ये सब इतनी भयानक मौत क्यों मरे। सचिन दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ इसने इन तीनों को क्यों मारा। इसका नाम भाईजान था। जब ये जिंदा था ये किसी का भाई किसी की जान था। बहुत साल पहले ये हम सबका बहुत अच्छा गहरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। ये सबकी बहुत मदद किया करता था। इसकी प्यारी सी बेटी थी तानिया, जो इस वक्त कार के अंदर बैठी हुई है। ये इसी की बेटी है। भाईजान अपने सारे पैसों से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता था जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके, मगर हम तीनों इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी नीयत उसकी दौलत पर खराब थी और एक दिन हम सब धोखे से ईद के दिन भाईजान को यहाँ ले आए और इसे मारकर फेंक दिया। तो फिर तुम सबने इसकी बेटी को क्यों जिंदा छोड़ दिया? हमें बाद में पता लगा कि भाईजान ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है, इसीलिए हमने भाईजान की पत्नी को भी मार दिया। और तानिया का तुम 18 साल की उम्र पूरी करने का इंतजार कर रहे थे ताकि सारी जायदाद अपने नाम करा सको और बाद में उसे भी ठिकाने लगा सको। इसी के लिए तुम दोनों इस मासूम बच्ची को अपने साथ रखने की जिद कर रहे थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तानिया को भी इसी जगह लाकर मार देते। सचिन की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही भाईजान बिजली की रफ्तार से इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने से सचिन को पकड़कर ले गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उठे एक तेज बवंडर के साथ गायब हो गया। सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने हुई थी। तानिया को इंस्पेक्टर अर्जुन और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी वो दोनों गाड़ी की तरफ भागने ही वाले थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। एक लकड़ी की लाठी जमीन पर टकरा रही थी। अंधेरे के बीच से एक धुंधली पीली रोशनी उभरने लगी। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की लौ नीली पड़ रही थी। रात बहुत गहरी है मुसाफिरों, और इस जंगल की भूख उससे भी गहरी। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मदद? इस जंगल में रूहें रास्ता भटकती हैं, मदद नहीं मांगती। तुम लोग काला कुआं की जमीन पर खड़े हो। आज अमावस्या है, आज यहाँ का पत्थर भी बोलता है। बाबा, हमें बस यहाँ से निकलना है, हमें डर लग रहा है। डरना भी चाहिए बेटा,
इस मिट्टी के नीचे वो लोग दबे हैं जिन्होंने भूख और प्यास में अपनों का ही मांस नोच लिया था। 100 साल पहले इसी रात को गांव का कुआं सूख गया था। लोग पागल हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तब से यह जगह शापित है। बूढ़े ने अपनी लाठी से दूर एक पुराने ढह चुके कुएं की ओर इशारा किया। वहां से एक अजीब सी सुबकने की आवाज आ रही थी। बाबा, आप हमें डरा रहे हैं। हम शहर से आए हैं। हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। यकीन आंखों को नहीं, रूह को होता है बेटा। वो देखो, कुएं की मुंडेर पर। क्या तुम्हें वो औरत नहीं दिख रही जो अपने बच्चे को खून पिला रही है? राघव, मुझे कुछ दिख रहा है। एक औरत सफेद कपड़ों में, वो हमारी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो बुला रही है तुम्हें। आज की रात उसे 2 नए मेहमान चाहिए। अमावस्या का अंधेरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और बूढ़े की लालटेन बुझ गई। जब राघव ने अपनी टॉर्च जलाई तो वहां न तो वो बूढ़ा था और न ही कोई आवाज। बस एक पुरानी लाठी जमीन पर पड़ी थी जो अब एक सड़ी हुई हड्डी की तरह दिख रही थी। बूढ़ा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी डरावनी हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। राघवदेव और समीर पत्थर की तरह जम गए थे। तभी गाड़ी का रेडियो अचानक फिर से चालू हुआ, लेकिन इस बार शोर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुरीली और जानी पहचानी लोरी बज रही थी। वही लोरी जो राघव की मां उसे बचपन में सुनाती थी। समीर, सुन रहा है? ये तो वही गाना है। मेरी मां, वो यहां है। क्या बकवास कर रहा है राघव? तेरी मां यहां कैसे हो सकती है? होश में आ, ये जंगल हमें पागल कर रहा है। देख समीर, सामने देख, वो मेरा घर है। वो खिड़की, मेरी मां वहां खड़ी मुझे बुला रही है। वो कह रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। समीर ने टॉर्च उठाई और सामने देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ कंटीली झाड़ियां और एक गहरी खाई थी जिसके नीचे वही काला कुआं था। लेकिन राघव को कुछ और ही दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। राघव, रुक, वहां खाई है। तू कहां जा रहा है? मेरी बात सुन। समीर, तू भी आना। देख, अंदर कितनी रोशनी है। बूढ़ा सही कह रहा था, अमावस्या का अंधेरा बहुत सुकून देता है। राघव धीरे धीरे खाई की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगा। समीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, समीर के मुंह से चीख निकल गई। राघव का शरीर लोहे की तरह ठंडा था और उसकी खाल कागज की तरह फटने लगी थी। तू राघव नहीं है। तेरा चेहरा पिघल रहा है। राघव तो कुएं में गिर गया समीर, बहुत साल पहले। आज तो सिर्फ मैं हूं। अचानक चारों तरफ से वही खटखट की आवाज आने लगी। सैकड़ों लालटेन की रोशनी झाड़ियों से उभरने लगी। वो सब बूढ़े चौकीदार जैसे दिख रहे थे, जिनके चेहरे नहीं थे। उन्होंने समीर को घेर लिया। नहीं भगवान, मुझे बचा लो, मुझे यहां से जाना है। अमावस्या प्यासी है। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने उस भयानक जंगल के राज खोल दिए। पुलिस को सड़क के किनारे वही पुरानी जीप मिली। गाड़ी का बोनट खुला था, लेकिन इंजन में कोई खराबी नहीं थी। गाड़ी के पास राघव का कैमरा गिरा हुआ था। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कैमरे का प्ले बटन दबाया तो वीडियो में सिर्फ अब शाम के समय सविता की ठेली पर अचानक ही एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस वाला बोलता है, सुनो सविता, तुम्हारा ही नाम है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम सविता है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? सविता, तुम तो गुपचुप और चाट बेचती हो। मैंने सुना है कि उसमें मिलावट करती हो। बहुत सारे लोगों का तुम्हारा गुपचुप और चाट खाकर पेट खराब हो गया है। कई लोगों की तबीयत तुम्हारी इस चाट को खाने की वजह से खराब हो गई है। इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से, बल्कि महीनों से ये गुपचुप और चाट बेचती हूँ। कभी कोई भी शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होता
तो कोई तो ग्राहक आकर मुझसे इस बारे में शिकायत करता। मैंने अपने गुपचुप और चाट में कुछ भी मिलावट नहीं की है साहब। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तुम्हारे गुपचुप और चाट के सैंपल की जांच भी होगी, तभी पता चल पाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। सैंपल की जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कहकर पुलिस वाला सविता को पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गुपचुप और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सविता बेचारी जेल के अंदर बिलक बिलक कर रो रही थी। दूसरी तरफ जब सविता की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, मेरी बेटी में तो कोई दोष नहीं था, क्या पता ये पुलिस वाले इसे क्यों ही पकड़ कर ले गए। उसके पिता के जाने के बाद सविता ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस घर के मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन अब मेरी बच्ची जेल चली गई है। ना जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। निधि बेटा, अब तो तुझे ही दुकान लगाकर घर के खर्चे को संभालना होगा। सविता की जमानत भी करवानी होगी और उसके लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठेला लगाऊंगी? मुझे तो धूप में काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? और फिर क्या बेटा, क्या फिर? तू तो जानती है कि सविता अब जेल चली गई है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं तो ठेले पर खड़ी नहीं हो सकती ना। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में तो राशन भी खत्म हो गया है। भला हम लोग भूखे प्यासे कब तक इस तरह अपना गुजारा कर पाएंगे? अब तुझे ही ठेला चलाना होगा। अब उसके बाद निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निधि अगले दिन धूप में गुपचुप और चाट का ठेला लगाती है। धीरे धीरे दोपहर के पहर के साथ धूप बढ़ती जा रही थी। निधि को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। आखिर में निधि को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से निधि खुद ही लड़खड़ाते हुए अपनी आँख को संभालती है और छाव में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक दिन ये ठेला लगाया और मेरी इतनी तबीयत खराब लग रही है कि मुझसे ये काम ही नहीं किया जा रहा। और मेरी बेचारी छोटी बहन हर दिन ठेला लगाकर हम लोगों का खर्चा उठाती थी, यहाँ तक कि उसने बड़ी बहन की शादी भी करवा दी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी भोली भाली बहन नहीं भुगतेगी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने थोड़े से गुस्से के चलते उसके साथ कितना बुरा कर दिया। इसके बाद निधि पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस वालों को सच सच बता देती है। फिर पुलिस वाले उस पर बहुत नाराज भी होते हैं और इंस्पेक्टर निधि को जवाब देता है, अब फिर तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझे? अब जाओ यहाँ से और मेरे कानों तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो जाओ। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कृपया हमारी मदद कीजिए। लड़के ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मगर बूढ़ी अम्मा, मुझे ये जवाब कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा की ओर कई मील जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा
जादुई पेड़ दिखाई देगा, वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। मगर ध्यान रहे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बूढ़े पेड़ तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी नीयत और साहस ही तुम्हें बूढ़े पेड़ तक लेकर जाएगा। बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अब चलता हूँ। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। बिरजू जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। बिरजू घबराता है लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। लड़के, तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने का रास्ता देता हूँ। बिरजू आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद बिरजू एक सुनहरी झील के पास पहुँचता है। वहाँ पानी में सोने और जवाहरात तैरते हैं। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और ये सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अमीर बन जाओगे। बिरजू कुछ पल के लिए सोचता है लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की जरूरत है, मैं आगे बढ़ूंगा। लालच का जाल टूट जाता है और झील गायब हो जाती है। सच्चा उद्देश्य कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता। बिरजू आगे चल दिया। बिरजू एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम ये सफर पूरा नहीं कर पाओगे, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। बिरजू अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो ये अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। बिरजू आगे चल दिया। रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। मोहनलाल को क्रोध भरी नजरों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ मोहनलाल, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर मोहनलाल का क्रोध उतर गया और वह अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लिया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? तुम्हारी ही फसल पर ही हमेशा कोई न कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर मोहनलाल अपने खेत में चला गया। खेत में मोहनलाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका, अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए,
मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी। मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा ना। ऐ मोहनलाल, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है। इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बलराम की बात सुनकर मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम। अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ, याद है। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में आ गया। अरे यह तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े से पैसे उधार लिए थे और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बिरजू एक वीरान जगह पर पहुंचता है, जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता उसे बुलाता है। तभी वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा, मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, जिससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। बिरजू शांत होकर सोचता है। मेरा दिल कहता है सरल व आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं है। कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। हाँ, कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद बिरजू आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल और चमकदार होता है। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक का सफर पूरा किया है। तुम्हें 7 सवालों के जवाब मिलेंगे। मुझे बताओ, तुमने ये सफर क्यों किया? हे दिव्य वृक्ष, मैं उन 7 सवालों के जवाब जानने आया हूँ, जिससे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पिता वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मैं वापस इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे उन 7 सवालों के जवाब दीजिए। मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे, जिन्हें जानने के लिए तुम इतनी बाधाएं पार करके यहाँ आए हो? अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारी साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। अब ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि सच्चा सुख किस में है? सच्चा सुख धन, पद या चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है।
जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। और आखिरी सवाल ये है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो है वही स्वीकार करना सीखो। खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे ही जादुई पेड़ 7 सवालों के जवाब देता है, लड़के के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अचानक लड़के के पिता, जो मेंढक बन गए थे, फिर से इंसान में बदल जाते हैं। हाँ? पिताजी, आप ये देखिए, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हे दिव्य वृक्ष, आपका। रात की उस भयानक बारिश ने रामलाल और नेकीराम के घर ही नहीं छीने थे, बल्कि उनके मन से बुढ़ापे का वो डर भी निकाल दिया था जो उन्हें कमजोर बनाता था। जब अपनों ने दुत्कार दिया तो इन दो दोस्तों ने उस रास्ते को चुना जहां कोई लालच नहीं था, कुदरत का रास्ता। उन्होंने तय किया कि वे गांव की गलियों में रहकर तमाशा नहीं बनेंगे, बल्कि जंगल की खामोशी में अपना वजूद तलाशेंगे। बारिश के बाद की गीली मिट्टी, चारों तरफ अंधेरा और झींगुरों की आवाज। रामलाल और नेकीराम एक बड़े पत्थर के नीचे बैठे हैं। रामलाल भाई, यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। कहीं कोई तेंदुआ या भालू आ गया तो हम निहत्थे बूढ़े उसका क्या बिगाड़ लेंगे। चलो गांव वापस चलते हैं। किसी की ओसरी में पड़े रहेंगे, कम से कम जंगली जानवरों का डर तो नहीं होगा। नेकीराम, उन 2 पैरों वाले जानवरों से तो ये 4 पैरों वाले जानवर लाख गुना बेहतर हैं। वो कम से कम धोखे से अंगूठा तो नहीं लगवाते। रही बात डर की, तो डर को अपनी लाठी बना लो। कल सुबह होते ही हम यहाँ अपना ठिकाना बनाएंगे। पर कैसे भाई? न कुदाल है, न कुल्लड़ी, न सर पर छत है। यहाँ तो घास भी कंटीली है। मेरे पास ये छोटा सा चाकू है जो मैं हमेशा सुतली काटने के लिए रखता था, और तुम्हारे पास वो हुनर है जिससे तुमने सालों मिट्टी को मथा है। हम हारेंगे नहीं दोस्त। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों काम पर लग जाते हैं। रामलाल सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और नेकीराम पत्थर चुनता है। नेकीराम, देखो, वो 4 मजबूत पेड़ एक चौकोर घेरे में हैं। हम इन्हीं को खंबा बनाएंगे। मैं ऊपर बांस और झाड़ियां बांध दूंगा, और तुम नीचे से मिट्टी और पत्थर की दीवार उठाना। नेकीराम भाई, ये मिट्टी बहुत सख्त है, पर पानी मिलते ही नरम हो गई, बिल्कुल हमारी किस्मत की तरह। देखो, मैंने पत्थरों को ऐसे जमाया है कि हवा भी अंदर नहीं झांक पाएगी। कि रामलाल के हाथों में छाले पड़ गए हैं।
पर वो लकड़ियों को आपस में लताओं से बांध रहा है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक छोटी सी मजबूत झोपड़ी खड़ी हो जाती है। पहले दिन वे केवल जंगली बेर और कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं। भाई, सिर्फ फलों से कब तक पेट भरेगा? शरीर में जान नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? धैर्य रखो। कल मैं गांव की सरहद तक गया था। वहां जो मंदिर का भंडार है, वहां सफाई हो रही थी। मैंने वहां से गिरे हुए कुछ सूखे बीज, लौकी, कद्दू, मिर्च और थोड़े से अनाज के दाने इकट्ठा किए हैं। लोग उन्हें कूड़ा समझ रहे थे, पर हमारे लिए ये सोना है। अरे वाह, पर यहां जमीन तो पथरीली है, बीज उगेंगे कैसे? रामलाल एक मजबूत लकड़ी को आगे से नुकीला करके हल जैसा बनाता है। दोनों मिलकर जमीन खोदते हैं। नेकीराम बाल्टी की जगह बड़े पत्तों में पानी लाते हुए, चलो नेकीराम, तुम पत्थर हटाओ, मैं इस लकड़ी से जमीन को ढीला करता हूं। हमें यहाँ क्यारियां बनानी होंगी। पास में ही वो झरना बह रहा है, वहां से पानी लाना होगा। भाई, ये देखो, मैंने मिट्टी को गोबर और सूखी पत्तियों के साथ मिला दिया है। अब ये बीज इसमें चैन से सोएंगे और कल लहलहाएंगे। सूरज, बारिश और उनकी मेहनत। धीरे धीरे छोटी छोटी कोपलें निकलने लगती हैं। रामलाल भाई, देखो देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। छोटी सी लौकी बेल पर झूल रही है। सब्जियां तैयार हैं। रामलाल ने लकड़ी की एक टोकरी बनाई है और नेकीराम ने जंगल के बड़े पत्तों को सिलकर सुंदर पत्तल और दोने तैयार किए हैं। नेकीराम, आज हम ये ताजी सब्जियां और ये पत्तल लेकर बाजार जाएंगे। हम इन्हें साफ करके पत्तलों में सजाकर बेचेंगे। लोग प्लास्टिक और गंदी सब्जियों से तंग आ चुके हैं। उन्हें ये शुद्धता पसंद आएगी। हाँ भाई, और जो पैसा